क्या देखो क्या होता है EIA, दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या करते हैं इसमें बताओ, क्या कुछ आइडिया आपको EIA में होता क्या है? मैम हम इम्पैक्ट्स का मतलब वो करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट एक्टिविटी करना चाहते हैं। हाँ, तो हम उसका क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। मीन्स पहले हम देखते हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगेगा, तो एक तरह का और प्रिडिक्शन टूल है। ठीक है, और इसके अंदर मिटिगेशन मिटिगेशन मेजर्स भी बताते हैं ना। मिटिगेशन मेजर है कि अगर कोई वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, तो उस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ के इस तरीके से, जिससे कि डेवलपमेंट भी ना रुके और हमारे एनवायरमेंट को भी कोई हार्म ना हो, इस तरीके से। ठीक है, मिटिगेशन मेजर्स भी इसके अंदर होते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट इट इज अ डिसीजन मेकिंग टूल। ठीक है, it is systematically examine both beneficial and adverse consequences of the project, means positive and negative, and ensure that these effects are taken into account during the project design। means जब भी उस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग हो रही है, मान लो कोई कहीं पे कुछ भी प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है, तो जब उसकी डिजाइनिंग की है तो उसके अंदर ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चीजें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, that EIA compare various alternatives for a project and seeks to identify the one which represent the best combination of economic and environmental cost and benefit। means कि क्या अल्टरनेटिव, मैंने बताया ना कि अगर किसी की कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसका हम क्या अल्टरनेटिव ले सकते हैं जिससे कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहे कि हमारी इकोनॉमी या डेवलपमेंट भी होती रहे और हमारे एनवायरमेंट को भी कोई हार्म ना हो। Now, this EIA integrates the environmental concern in the developmental activities right at the time of initiating for preparing the feasibility report. It enables the integration of environmental concern and mitigation measures in project development। ठीक है, तो mitigation ये words ना याद रखना कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है डेफिनेशन में। ठीक है, and it can also prevent future liabilities or expensive alternation in project design। means वही है कि मान लो तुम अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो, अगर तुमने स्टार्टिंग में उसके डिजाइनिंग के टाइम पे ही आपने वो सारा मीन्स असेसमेंट कर लिया कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें आपने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर ली है, तो आपको क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर आप किस चीज से बच जाओगे। अगर मान लो एक बार आपने प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया और उसके बाद आप उसके इम्पैक्ट देख रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही वहां से हटा दिया जाता है ना, तो उसमें तो ऑब्वियसली नुकसान वाली बात है ना। तो इसलिए पहले ही कर लेना चाहिए, दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रिडिक्ट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट, मीन्स मिटिगेशन। नाउ शेप द प्रोजेक्ट टू सूट लोकल एनवायरमेंट, जहां पे भी हम उसको लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। एंड इट प्रेजेंट द प्रिडिक्शन एंड ऑप्शन टू द डिसीजन मेकर्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है इसके, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट सेव्स ओवरऑल टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, it provide information to decision makers, increase project acceptance and promote community participation to avoid conflict। कि अगर हमने ये सारी चीजें पहले कर ली तो इसमें क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होता है ना, कि जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनसे भी मीन्स उनका भी कंसर्न लिया जाता है, भाई उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनसे पूछा जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या कोई अल्टरनेटिव देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नॉलेज लोकल लोगों के पास होती है वो नहीं होती है ना किसी और के पास, जो वहाँ पे रह रहा है जहाँ पे हम प्रोजेक्ट लगाने वाले, तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। अगर उनका पार्टिसिपेशन हमने पहले ही, या उनकी जो भी उनका वो है मीन्स वो क्या, उनकी जो नॉलेज अगर हमने उसको पहले ही ले लिया, तो क्या होगा कि बाद में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने से बच जाएंगे। ठीक है, अब देखो ऑरिजिन कैसे हुआ है EIA का, ये आपको याद रखना है कब से स्टार्ट हुआ है। इट ओरिजिनेटेड इन अर्ली 90s विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट नेपा। ठीक है, इन 1969 इन द US, 1969 में US में स्टार्ट हुआ था EIA। ठीक है, EIA process took off after the mid 1980s after World Bank adopted EIA for major development। 1980s के बाद इसका और ज्यादा हो गया क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसको अडॉप्ट किया फॉर मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। इस बार क्वेश्चन आया था ना इससे, क्या क्वेश्चन आया था बताओ, और किस किस का गलत था ये बताओ। आया था ना कि EIA के लिए होता है, तो वहां पे ज्यादातर बच्चों ने रिवर वैली प्रोजेक्ट लगाया था। ठीक है, लेकिन उसका आंसर था डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट।
मैम ये तो ड्रॉप हुआ था ये क्वेश्चन। अभी फाइनल आंसर की मैं। हाँ क्योंकि मैम ये इसका रिवर वैली था, ये गलत, इसमें लोगों ने गलत आंसर दिया। नहीं नहीं, उसका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था, उसका वो भी बताया गया है, नहीं हुआ वो, मैं देखती हूँ। मैम मैं तो ये मतलब लास्ट जब मैम रिवर डिस्कशन वैली हुआ डेवलपमेंट था उसका आंसर। था। हाँ रक्षा, वो ड्रॉप नहीं हुआ था आदमी, ओके मैम। वो नहीं हुआ था क्योंकि उसका डेवलपमेंटल ही था, क्योंकि जैसे बच्चे चैलेंज कर रहे थे ना, तो उसका पूरा वो दिया गया है फिर। एक्सक्लेमेशन। हाँ, एकेडमी की तरफ से ना हम लोगों ने दिया था डेवलपमेंटल के लिए। इंडिया में ऐसा बोला गया था कि रिवर इंडिया के लिए, उसमें मेंशन नहीं था इंडिया का नाम ना, बेसिकली होता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए ये, ठीक है। तो उसका आंसर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ही था। अब देखो इंडिया में कब आया, ऑन 27 जनवरी 1994 MOEFCC अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दे नोटिफाइड द EIA मेकिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस मैंडेटरी फॉर expansion and modernization of any activity or for setting up a new project listed in the schedule 1 of the notification। तो 1994 में, ठीक है, ये इंडिया में आया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अप टू दिस टाइम EI इज मैंडेटरी फॉर 36 ओल्ड कैटेगरी, मींस ये 36 कैटेगरी है प्रोजेक्ट्स की, जिसमें से ब्रॉडली, क्योंकि 36 तो आप याद करना बहुत मुश्किल है, तो ब्रॉडली क्लासिफाई किया, जैसे माइनिंग हो गया, थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो गया, रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई भी रोड या रेलवे बना रहे तो उन सबके लिए EIA कराना मैंडेटरी है, ठीक है। इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो EIA ना दो तरह का होता है, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव, एक होता है रैपिड, क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में, बताओ शीतल। टाइम का डिफरेंस होता है, जैसे कि रैपिड में टाइम ड्यूरेशन कम होता है, 9 मंथ होता है आई थिंक, और उसमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव में। अच्छा, थोड़ा भूल गया मुझे। एक में मानसून सीजन नहीं मैम, रैपिड में 1 सीजन होता है शायद। हाँ मॉनसून का नहीं लेते उसमें डेटा, अदर देन मॉनसून बस एक ही सीजन का लेते हैं, ठीक है। यस और कॉम्प्रिहेंसिव में पूरे साल का डेटा लेते हैं। यस मैम, यस मैम। 9 मंथ्स का नहीं होता उसमें, उसमें 3 नहीं मंथ मैम, का होता है रैपिड, हाँ मैम वही। ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव में फुल ईयर का डेटा लेते हैं, सारे सीजन्स का डेटा लेते हैं, लेकिन रैपिड में खाली एक सीजन का लेते हैं, एंड अदर देन मॉनसून, मॉनसून का डेटा नहीं लेते, ठीक है। यस मैम। इसलिए उसको रैपिड बोला गया, जल्दी करते हैं उसको। अब देखो इसमें स्टेजेस होती है डिफरेंट डिफरेंट ना, ये स्टेजेस आपको याद करनी है। सबसे पहला प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मीन्स की जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए पूरा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी प्रोजेक्ट में, जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा, कि किस तरीके का, व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, किस तरीके का प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो, क्या लोकेशन है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपके प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है। और ये सारी चीजें कौन देगा, जो प्रोजेक्ट डेवलपर होगा, ठीक है। उसके बाद है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्यों करते हैं हम ये स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं कि कौन से जो हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, क्या उसके लिए EIA जरूरी है या नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये देखा जाता है स्क्रीनिंग के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद है, और ये देखा जाता है कि किस तरीके का रैपिड EIA चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव, लेवल ऑफ असेसमेंट रिक्वायर्ड, कि किस तरीके का असेसमेंट चाहिए। आप देखो स्क्रीनिंग के क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो उसका देखा जाता है स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके का प्रोजेक्ट है वो, और लोकेशन क्या, उसकी 3 चीजें, स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड लोकेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें कंसिडर की जाती है ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग टाइम। और उसमें हम फिल्टर आउट करते हैं कि किसको EIA की जरूरत है, कौन से प्रोजेक्ट को EIA की जरूरत है और कौन से प्रोजेक्ट को EIA की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जिसको जरूरत है तो उसकी फिर स्कोपिंग की जाती है, ठीक है। उसमें स्कोपिंग स्टेप आता है। स्कोपिंग में क्या होता है कि दिस इज टू डिफाइन द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस, कि कौन कौन से इश्यूज उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कौन से इश्यूज को हमें एड्रेस करने की जरूरत है, उसको हम स्कोपिंग बोलते हैं, ठीक है। दोज इम्पैक्ट दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, दिस इज नोन एज स्कोपिंग एंड एसेंशियल फॉर फोकसिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द रेलेवेंट इश्यूज, ठीक है। और इसमें इसी स्कोपिंग स्टेज में भी क्या होता है, दिस आल्सो डिफाइन द बाउंड्री एंड द टाइम लिमिट ऑफ द स्टडी। यहाँ पे पूरा मतलब बना लिया जाता है कि इतने टाइम के लिए स्टडी की जाएगी, यहाँ इस एरिया में स्टडी की जाएगी, ठीक है। एंड इट इज रन बाय कंसल्टेंट इन कंसल्टेशन विद द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एंड गाइडेंस बाय द एजेंसी, ठीक है। ये हो गया हमारा स्कोपिंग।
उसके बाद है बेटा अब स्कोपिंग हो गई, हमें पता चल गया कि क्या क्या कौन से इश्यूज को लेके हमें EIA देखना है, ठीक है, एयर का देखना है, वाटर का देखना है, कहाँ पे हमें करना है। उसके बाद बेसलाइन स्टडी, बेसलाइन का मतलब है कि वहां का जो ग्राउंड रियलिटी मीन्स कि क्या वहाँ पे बेसिक मतलब पूरा बेस पे जाके आपको देखना है कि क्या क्या फैक्टर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरीके की वहाँ पे एनवायरमेंट क्वालिटी है, वहाँ ओरिजिनल स्टेटस क्या है एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट लगाने से पहले, ठीक है। अब क्यों करते हैं हम इसको बेसलाइन स्टडी को, देखो फर्स्ट इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द करंट कंडीशन ऑफ द एरिया एंड हाउ द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड कंसीडरिंग दिस कंडीशन। हम पहले अगर हमें वहां को पता होगा तो हम अपने प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे ना, कि भाई ऐसी कंडीशन है वहां पे तो इस तरीके से हमने अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा क्या है, इट हेल्प अस असेस एंड प्रिडिक्ट द पॉसिबल एनवायरमेंटल चेंजेस दैट कुड अकर वंस द प्रोजेक्ट इज अंडर वे, कि क्या क्या अगर हमने प्रोजेक्ट लगा दिया तो हम ये बेसलाइन स्टडी करके ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहां पे क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस होने के चांसेस हैं। तो दो चीजें बेसलाइन स्टडी करने के दो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या हम फैक्टर्स कंसिडर करते हैं बेसलाइन स्टडी में, फिजिकल जैसे कि एरिया, सॉइल प्रॉपर्टी कैसी, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, टोपोग्राफी कैसी है वहाँ पे, वाटरशेड प्रॉपर्टीज कैसी है, केमिकल की अगर हम बात करें वाटर, एयर, नॉइज एंड सॉइल पोल्यूशन, इन सब का लेवल कितना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल में वही आएगा बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना, किस तरीके स्पीशीज रिचनेस, ये सारी चीजें आएंगी। एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं जैसे डेमोग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, डेवलपमेंटल कैपेबिलिटीज, ये सारी चीजें। एंड कल्चरल, लोकेशन एंड स्टेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड और रिलीजियस साइट्स, अगर वहां पे कोई रिलीजियस साइट प्रेजेंट है या नहीं है तो उस तरीके से हमें अपने प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करना है, ठीक है। बेसलाइन हमारे पास बेस वहां का पूरा डेटा आ गया कि वहां पे एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। तो हम क्या देखेंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, कि क्या क्या इम्पैक्ट असेसमेंट में देखो तीन चीजें होती है, एक होता है इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, एक होता है इवेल्युएशन और होता है प्रिडिक्शन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि अगर अच्छा आइडेंटिफिकेशन किस इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा कि जब हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे हो सकते हैं, एनवायरमेंटल मीडिया, एयर, वाटर, लैंड एरिया पे, ह्यूमन बींग्स पे, फ्लोरा फोना, स्ट्रक्चर है जो वहाँ पे, बिल्डिंग्स है कोई भी, इकोनॉमिक स्टेटस वहाँ के जो लोग प्रेजेंट है, सोशल सिस्टम उनका कल्चर जो है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आता है हमारा चेकलिस्ट मेथड। बताओ चेकलिस्ट मेथड क्या होता है, पढ़ा है ये सब कुछ तुमने? मैम चेकलिस्ट में ना पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम मतलब टिक मार्क करते जाते हैं कि इधर दे आर प्रेजेंट और नॉट। Yes, और ma'am. बताओ कुछ। तो देखो इसमें हम एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। देखो इन दिस मेथड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर लिस्टेड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बाय गिविंग इंपॉर्टेंस वेटेज फॉर फैक्टर्स, हम वहाँ पे ना वेटेज देते हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलिंग टेक्निक फॉर इम्पैक्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव, ठीक है। जो भी हमने फैक्टर कंसिडर किया, मान लो एयर किया है, वाटर किया, तो उनको हम एक वेटेज दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेकलिस्ट आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, दिस मेथड इज डन टू असेस द नेचर ऑफ द इम्पैक्ट, दैट इज इट्स टाइप सच एज एडवर्स है वो थोड़े टाइम के लिए वो इम्पैक्ट है, ज्यादा टाइम के लिए उसका कोई इफेक्ट है भी, सिग्निफिकेंट इफेक्ट है भी, यानी रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ये सारी चीजें हमें चेकलिस्ट मेथड से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वेटेज देते हैं ना। मान लो हमने देखा कि एयर पे कितना इफेक्ट है, 0 1 2 3, 0 का तो मीन्स कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो चेकलिस्ट दो तरह की हो सकती है, इट कैन बी सिंपल चेकलिस्ट, डिस्क्रिप्टिव और स्केलिंग एंड वेटिंग चेकलिस्ट, ठीक है। अब सिंपल में क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर विदाउट गाइडलाइंस रिगार्डिंग ईदर इंटरप्रिटेशन और मेजरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स और स्पेसिफिक डेटा नीड्स और इम्पैक्ट प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट, हम सिंपल बना देते हैं, उसमें हम कोई भी उसका वो मेजरमेंट नहीं देते, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक डेटा हम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते सिंपल चेकलिस्ट में। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हम एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देते हैं ऑन मेजरमेंट, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट, ठीक है। स्केलिंग में क्या होता है, स्केलिंग सबसे अच्छा चेकलिस्ट मेथड है, ठीक है। इट इंक्लूड द सच चेकलिस्ट आर स्ट्रॉन्ग इन इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन व्हाइल इंक्लूडिंग द फंक्शन ऑफ इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, दे इंक्लूड अ सर्टेन डिग्री ऑफ
इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन। यहाँ पे पूरा स्केलिंग उनको मेजर किया जाता है और वेटेज दिया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चेकलिस्ट मेथड। और बताओ कुछ इसके बारे में। उसके बाद आता है एक मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड किसने दिया था? लियोपोल्ड। लियोपोल्ड मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना इसको, यस मैम। है ना। इसमें क्या होता है बताओ। अब देखो इसमें क्या होता है, अ सिंपल इंटरेक्शन मैट्रिक्स इज फॉर्म एंड प्रोजेक्ट एक्शंस आर लिस्टेड ऑन वन एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या करते हैं, हम क्या क्या प्रोजेक्ट एक्शन लेने वाले हैं वहां पे, और दूसरे एक्सिस पे हम क्या करते हैं, उस क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो उस तरीके से हम एक पूरा मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। इसके बारे में ना यहाँ पे कम चीजें लिखी हैं, और भी आप लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ आपको। मैम आप एकेडमी के नोट से पढ़ा रहे हो? मैट्रिक्स ये उसमें नहीं है, बुकलेट में। हाँ मैम बुकलेट में नहीं है। हाँ ये दे देंगे आपको ना। थोड़ा इसमें थोड़ा क्या? एडवांस मैम, इसमें थोड़ा ज्यादा है, उसमें कम है बुकलेट में। हाँ वो पहले क्या है ना, तो कोई नहीं, दे दूंगी मैं तुम्हें ना, मैम से भिजवा दूंगी मैं। हाँ मैम, ये मिल नहीं रहा है, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो ना हमारे पास जो है उसके साथ नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, पढ़ा तो रही हूँ मैं। इट इज 2 डायमेंशनल, और ये वो शेयर कर देंगे हम ना पीडीएफ आप लोगों के साथ। ठीक है मैम, थैंक यू। द एक्टिविटीज, देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम एक एक्सिस पे रखते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, वाटर, आगे क्या है? एनर्जी सप्लाई, बिल्डिंग कंस्ट्रेंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अच्छा एक इसकी लियोपोल्ड मैट्रिक्स कैन बी एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड। environmental and social conditions are listed on the other axis and divided into 3 मेजर ग्रुप्स, ठीक है। एक एक्सिस पे तो हमारे ये हो गए जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज है, दूसरे पे हमारा क्या होगा, जो एनवायरमेंटल सोशल कंडीशन है जिनके ऊपर हमें इम्पैक्ट देखना है, जैसे कि हो गया फिजिकल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशन एंड सोशियो कल्चर। हो गया? मैम वाटर के बाद क्या लिखा हुआ है? वाटर एवरी सेकेंड, उसमें एनर्जी सप्लाई।
अब देखो जो चेकलिस्ट मेथड था ना उसमें भी ऐड कर लो। किसने दिया था चेकलिस्ट मेथड? बताओ भाई। बैटले, बैटले मेथड भी बोलते हैं ना इसको। इसके बारे में लिखो। एक तो सबसे बड़ी बात है, इट डू नॉट इंक्लूड, बंद करो, म्यूट करो, म्यूट। खाना बन रहा है किसी के घर में? चांद मैम, है चांद मैम खाना पीट पीट के बना रहे हैं। इट डू नॉट इंक्लूड कॉज इफेक्ट। खाने का टाइम भी है ना। It is divided into 4 categories. बताओ कौन कौन सी होती है? इकोलॉजी, ये याद रखना है इसकी कैटेगरी, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एस्थेटिक, थर्ड है एस्थेटिक्स, फोर्थ है ह्यूमन इंटरेस्ट और सोशल। इसके अंदर क्या होता है? 18 कंपोनेंट्स in 78 पैरामीटर्स। According to parameter importance unit, सबसे ज्यादा पैरामीटर होते हैं तो पॉल्यूशन में PEHA। हाँ, इकोलॉजी, ह्यूमन इंटरेस्ट एंड देन एस्थेटिक्स। ये सीरीज भी याद रखना। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी ध्यान रखना है। EIU इज इक्वल टू समीशन IJ EIU क्या है यहाँ पे बताओ? एनवायरमेंट इम्पैक्ट यूनिट। ये IG लिखा हुआ है इसमें ना, सबसे लिखना IJ है एनवायरमेंट क्वालिटी स्केल वैल्यू और I फैक्टर एंड J अल्टरनेटिव। फिर है PIU पैरामीटर इम्पोर्टेंस यूनिट। ये बस फॉर्मूला याद रखना आपको ना थोड़ा सा। हो गया? मैम ये क्या है? पोल्यूशन सबसे ज्यादा, फिर इकोलॉजी, फिर ह्यूमन, फिर जैसे एस्थेटिक। क्लास कर रहे हैं। इसमें पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा ये 78 पैरामीटर है ना, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर है। मतलब मेरे को समझ नहीं आया है। इसमें लिखा है ना 78 पैरामीटर लेते हैं हम, पैरामीटर जिनके ऊपर हमें क्या देखना है? इम्पैक्ट देखना है, ठीक है। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड पैरामीटर सबसे ज्यादा, फिर इकोलॉजी से रिलेटेड पैरामीटर कम है,
फिर उससे कम ये डिवीजन है इनका 78 का। ठीक है, पैरामीटर्स जो लेते हैं हम। हाँ मैम, यही पूछने की सबसे ज्यादा क्या है पोल्यूशन में? पैरामीटर्स है, ये नंबर जो है ना इसका डिवीजन है 78 का। हाँ मैम, वही पूछने, मतलब किस बेसिस पे इसको जैसे सबसे ज्यादा? 78 पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, हो गया भाई एयर पे एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इस तरीके से पॉल्यूशन का जो हम देख रहे हैं, पॉल्यूशन के पैरामीटर्स लिए डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा इसके अंदर है। ये जो नंबर है ना, जब इसको डिवाइड करोगे तो सबसे ज्यादा पैरामीटर पॉल्यूशन वाले हैं। ओके मैम, ओके। फिर उससे कम इकोलॉजी वाले हैं। यस मैम। ठीक है, पैरामीटर सही जैसे लेते हैं ना, पैरामीटर देखते हैं अभी किस किस के ऊपर इम्पैक्ट देखना है हमें। यस मैम मैम। ये नोट्स में भी है इधर 154 पेज नंबर हाँ, और पर। उसमें तो पैरामीटर वगैरह भी लिखे हुए हैं शायद। हाँ हाँ मैम, पूरा ये लिस्ट है। डिवीजन भी लिखा है। कितने बताना जरा, पॉल्यूशन में कितने? कौन सी बुकलेट पे है? बुकलेट नंबर 3 पे देखो आप, 8 यूनिट। ये आप लोगों के पास पुराने होंगे शायद ना। मैम इसमें नहीं है। दो ही बुकलेट है ना आप लोगों के पास, तो एक हैंड रिटन होगी शायद और एक मैम यो है, दिए हुए हैं। बट 4 हैं, इकोलॉजी, पोल्यूशन, एस्थेटिक एंड ह्यूमन, बस। तो 4 ही लिखवाए मैंने भी। मतलब मेरे को लगा 78 नहीं दिया। वो ब्रॉड डिवीजन है, वो कैटेगरी है 4, उनके अंदर पैरामीटर है। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम, आ गया यहाँ से देख के। चलो उसके बाद एक नेटवर्क मेथड होता है। देखो नेटवर्क मेथड में एक चीज ऐड कर लेना, दैट इट टेल्स अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ठीक है, कॉज और इफेक्ट बताता है प्रोजेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट, मैम कॉज इफेक्ट कंडीशन। अब देखो नेटवर्क में क्या होता है, दिस मेथड यूजेस द मैट्रिक्स अप्रोच, मैट्रिक्स की अप्रोच को यूज करता है एंड एक्सटेंड इट टू इंक्लूड बोथ द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी इम्पैक्ट। इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री कॉल्ड इम्पैक्ट ट्री। ठीक है, नेटवर्क की फॉर्म में पूरा होता है, एक वेब की फॉर्म में बनाया जाता है कि किसका किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट है। नेटवर्क मेथड इतना है, बट इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद है ओवरले मेथड। ओवरले मेथड बताओ क्या होगा? ओवरले से ही समझ आता है ना, ओवरले। यस मैम, मैप की तरह उसको एक के ऊपर। देखो पहले मीन्स क्या करते हैं, पहले हमारे पास वहाँ का पूरा मैप है जहाँ पे प्रोजेक्ट लगना है। ठीक है, पूरी मैपिंग है उसकी, भाई यहाँ पे इसमें एग्रीकल्चरल फील्ड है, यहाँ पे किसी का घर है, तो पूरे यहाँ पे कोई रिवर है, तो पूरा है हमारे पास। फिर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट लगने के बाद क्या किस तरीके का मैप बनेगा, फिर उनको एक साथ ओवरले करके देखते हैं कि किस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवरले। तो पहले तो देखो इसमें लिखा हुआ है, इन ऑल टेक्निक एनवायरमेंटल फीचर्स वर मैप्ड ऑन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इन डिफरेंट कलर्स एंड, लेकिन आजकल जीआईएस के थ्रू बनाने लगे उसको। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करके इस तरीके से ओवरले मैप बनने लगे। एक होता है एडॉक मेथड। एडॉक मेथड में बताओ क्या होता है? इसमें मैम देखते हैं शायद इम्पैक्ट अपॉन फ्लोरा एंड फॉना मीन्स जो। पूरा ना वहाँ पे एक मैनुअल टीम जो होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अपने अपने मान लो कोई एक एयर का एक्सपर्टीज जाएगा वहाँ पे, एक नॉइज का, एक सॉइल का एक्सपर्टीज जाएगा, तो वो सारे वहाँ पे एक पूरा बैठ के वो लोग बताएंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट इसके हो सकता है। इतना फिजिबल नहीं होता है एडॉक मेथड ना। ठीक है, उसके बाद है हमारा, ये हो गया हमारा इम्पैक्ट असेसमेंट। अब देखो क्या करना है हमारा, मिटिगेशन मेजर देखें हम। इम्पैक्ट तो देख लिए भाई क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, उसको असेस भी कर लिया। मिटिगेशन में क्या होता है बताओ? जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। हम्म, जो भी मैम प्रॉब्लम है इम्पैक्ट्स उसको को ओवरकम या रिड्यूस करने के मिटिगेशन में ना मेयर्स दिए जाते तीन चार चीजें हैं। होती है इसमें। देखो मिटिगेशन मेजर कैसे हम प्रोवाइड करेंगे कि भाई जो हमारे इम्पैक्ट है उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव बता सकते हैं ना। सो सबसे पहला अवॉइडेंस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अल्टरनेट डिजाइन
option to avoid environmentally sensitive periods. ठीक है, हम डिजाइन को ही अल्टरनेट कर देते, कोई और ऑप्शन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं अवॉइडेंस. सेकेंड है रिडक्शन. Incorporate measures to lessen the effect. ये example, fencing of sensitive area ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, है ना. इससे थोड़ा क्या होगा, इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएंगे अगर हमने फेंसिंग कर दी. एक एग्जांपल है. थर्ड वन इज द रिमीडिएशन. the provision of habitat to replace that lost. हम उसको रिमीडिएट कर दे, उनको कहीं और शिफ्ट कर दे. एक होता है बेटा कंपनसेशन. जहां पे हमारा क्या है, मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है. इफ मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, in this case offsetting measures could be considered at other locations. Okay. मैम ये फेसिंग ऑफ क्या है? Okay. क्या पूछ रहे हो मैम? ये फेसिंग ऑफ का फेंसिंग ऑफ, फेंसिंग फेंसिंग जहाँ पे वहां पे किसी सेंसिटिव एरिया को हम फेंस लगाते साइड में ना, प्रोटेक्शन के लिए, रिड्यूस हो जाएगा इससे इम्पैक्ट ना. फेंसिंग ऑफ ये है. ओके, ये मिटिगेशन में ऐड कर लेना. अब मिटिगेशन मेजर्स भी हमने देख लिया. उसके बाद है रिपोर्टिंग करना. जो भी हमारा EIA जो हमने देखा है, पूरा असेस किया है, उसको अब रिपोर्ट बनानी है. एंड द आउटकम ऑफ EIA इज यूजुअली अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, EIS जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन गैदर्ड रिलेटिंग टू स्क्रीनिंग, स्वैपिंग, बेसलाइन स्टडी, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट, मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग मेजर्स. अब ये डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट बन गई है. अब इसका क्या होगा, रिव्यू किया जाएगा. ठीक है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा. एंड दिस इज द बॉडी विद द अथॉरिटी टू परमिट और रिफ्यूज डेवलप. अब वो उसको रिव्यू करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट होना है या नहीं होना आगे. ठीक है, द रिव्यू प्रोसेस शुड एनेबल द डिसीजन मेकर टू डिसाइड वेदर द EIS is adequate, whether the information is correct and whether it is unbiased. If it is, they are then in position to use the EIS as information to be considered in determining whether the project should receive the consent. ठीक है, इसके बेसिस पे ही बताया जाएगा कि आगे फर्दर ये प्रोसेस को कंसेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग. आफ्टर रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट, द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डिसाइड द प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड और रिजेक्ट. उसके बाद क्या, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो. Follow-up relates to the post-approval phase of EIA and encompasses monitoring of impact, the continued environmental management of a project and impact auditing. Auditing वगैरह होगी इसमें. This step check that the impact should not exceed the legal standards set out by authorities. ठीक है, अब देखो, data generated by monitoring and other aspects of follow-up should be compared with the original predictions and mitigation measure
in the EIS to determine the accuracy of the original prediction, जो पहले predict किया था, क्या, and the degree of the deviation from the prediction, कि कितना deviate हो रहा है जो हमने predict किया था और जो हम actual में देख रहे हैं. The possible reasons for any deviation, whether mitigation measures have achieved their object of reducing or eliminating the impacts. ठीक है, और ये डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं जिसमें वही सारी चीजें पूरा स्टेजेस हैं EIA की ना इसमें. चलो, अभी EIA नोटिफिकेशन आया था 2006 में. ऑन इंडिया में कब आया था? 1994 में. ठीक है, लेकिन इसमें एक मेजर अमेंडमेंट हुई कब? 14 सितंबर 2006 को. उसमें क्या बताया गया? एज पर 2006 नोटिफिकेशन, all new projects listed in schedule and the expansion or modernization of existing projects shall undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance. Means यहाँ पे environmental clearance सब वर्ड को क्या किया गया? इंटीग्रेट किया गया कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा. कोई भी प्रोजेक्ट आप एक्सपैंड कर रहे हो या फिर नया कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में बी बाय द स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी. इस अथॉरिटी का भी नाम याद रखना. ठीक है, यहाँ से आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है. अब देखो क्या क्या कैटेगरी डिवाइड की गई, 2 कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. और किस बेसिस पे? ऑन द स्पेशल एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज, कि किसके ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, उस हिसाब से 2 कैटेगरी बनाई गई. कैटेगरी में ए में कौन से प्रोजेक्ट आएंगे? All projects activity include a category A in the schedule shall require prior environmental clearance from the central government in the Ministry of MOFCC on the recommendation of an expert appraisal committee. ये wordings ना याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो एनवायरमेंट क्लियरेंस लेंगे जो भी प्रोजेक्ट्स कैटेगरी ए के अंडर होंगे. ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन के बाद? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के बाद. ठीक है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे? जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे माइनिंग हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, रिवर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये कैटेगरी ए के अंडर आएंगे. फिर है कैटेगरी बी. जो भी प्रोजेक्ट कैटेगरी बी के अंडर आएंगे वो कहाँ से लेंगे एनवायरमेंट क्लियरेंस? फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी. ठीक है, and this SIA shall base its decision on the recommendation of state or union territory level expert appraisal committee. यहाँ पे भी expert appraisal committee है, बट यहाँ पे state level की है. ओके, बी के लिए. उसके बाद कैटेगरी बी को ही 2 में डिवाइड किया गया फर्दर, B1 एंड B2. B1 में क्या होगा? इट इंक्लूड मीडियम साइज प्रोजेक्ट सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. और B2 में it includes such projects which do not have any adverse effect on the environment, thus they do not require environment clearance. ठीक है, अब देखो ये कौन कौन सी कमेटी है यहाँ पे. एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ये कौन से लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे. और स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी. ओके, और देखो इनका टाइमिंग भी दे रखा है. टाइम पीरियड ऑफ बोथ कमेटीज इज 3 ईयर. 3 साल के लिए बनती है कमेटी, उसके बाद चेंज की जाती है. अब देखो जब एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है तो किस क्या क्या स्टेजेस होती है इसके अंदर. एन एप्लीकेशन सीकिंग प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन ऑल केसेस शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 1 एनेक्स्ड हियरविथ एंड सप्लीमेंट्री फॉर्म A1. ये फॉर्म का भी नाम याद रखना. ओके, देखो 4 स्टेज होती है इसके अंदर. पहली होती है स्क्रीनिंग ओनली फॉर कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिव, क्योंकि ए में तो होगा ही होगा. ए को तो जितने भी ए के अंडर है उनको तो चाहिए, लेकिन बी के लिए हम स्क्रीनिंग करें क्योंकि बी के अंदर 2 कैटेगरी है, B1 एंड B2 है ना. तो B2 को तो नहीं चाहिए. अगर कोई कैटेगरी B2 में आता है तो उसको तो एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है नहीं, तो इसलिए स्क्रीनिंग खाली कैटेगरी बी की होती है. ठीक है, उसके बाद स्कोपिंग, देन पब्लिक कंसल्टेशन एंड देन अप्रेजल. ये 4 है हमारी एनवायरमेंट क्लियरेंस में. अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिस स्टेज में डिटरमाइन वेदर नॉट द प्रोजेक्ट रिक्वायर फर्दर एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन EIA फॉर इट्स अप्रेजल प्रायर टू द ग्रांट ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड लोकेशन स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट अंडरगो स्क्रीनिंग स्टेप. उसके बाद है स्कोपिंग. इसमें क्या होंगे? कुछ की इश्यूज, वही की कौन सा मेजर इम्पैक्ट या इश्यूज है जिनको हम कंसिडर करेंगे. स्कोपिंग के अंदर ये होता है. Expert appraisal committee in this case of category A project or activity, and state level expert appraisal committee in the case of category B1 project or activity determine detail and comprehensive term of reference. याद करना कौन सी उसमें होता है स्टेज में, in the stage of scoping. और term of reference क्या है? It will address all and relevant environmental concern for the preparation of an
EIA, उस टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर सारे के सारे जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स है जो हमें क्या करने कंसिडर करने हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस। और ये कौन से स्टेज में डिसाइड होते हैं? स्कोपिंग स्टेज में डिसाइड होते हैं। और इसका कितना टाइम पीरियड होता है? 60 डेज का। ये टर्म ऑफ रेफरेंस बनाने का 60 डेज का होता है। इफ द टर्म ऑफ रेफरेंस आर नॉट फाइनलाइज्ड एंड कन्वेड टू द एप्लीकेंट within 60 days of the receipt of the form 1, the term of reference suggested by the applicant shall be deemed as the final term of reference approved for the EIA studies। का ये मतलब है, अब ये टर्म ऑफ रेफरेंस कौन बना के देगा? मान लो मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं ही दूंगी ना भाई, इसके ये इम्पैक्ट हो सकते हैं या ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, जो भी एप्लीकेशन डालेगा। अगर इनके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया विद इन 60 डेज, तो जो मैंने टर्म ऑफ रेफरेंस दिए उन्हीं को फाइनलाइज मान लेंगे, उस कमेटी की तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो 60 डेज का इसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद है पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज बाय विच द कंसर्न ऑफ लोकल अफेक्टेड, क्योंकि उनके ऊपर जो भी इफेक्ट है local affected person and others who have plausible stake in the environmental impact of the project or activity are taking into account. All category A and category B one project shall undertake public consultation। ठीक है, अब दो कंपोनेंट होते हैं पब्लिक कंसल्टेशन में। होता है पब्लिक हियरिंग, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली, जो भी डायरेक्टली अफेक्टेड लोग हैं तो उनको एक मौका दिया जाता है कि वो अपने व्यूज या अपना कंसर्न एक्सप्रेस कर सके। ठीक है भाई, अपनी बात रख सके वो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे एनवायरमेंट क्लियरेंस में। उनको कोई इशू होता है वो सारी चीजें भी कंसिडर की जाएंगी। दूसरा, अदर कंसर्न पर्सन हैविंग प्लॉसिबल स्टेक इन द एनवायरमेंट एस्पेक्ट प्रोवाइड रिटन रिस्पॉन्सेज। इट इज कंडक्टेड बाय द पब्लिक हियरिंग। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, पब्लिक हियरिंग कौन कंडक्ट करता है? इट इज कंडक्टेड बाय द SPCV। और कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए? जैसे एप्लीकेशन आया तो पब्लिक कंसल्टेशन 45 डेज में कंप्लीट होनी चाहिए। टाइम पीरियड भी याद रखना आप लोग। ठीक है, all the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means। ठीक है, उस एप्लीकेंट के पास भेज दिया जाएगा विद इन 45 days। After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concern expressed during this process and make appropriate changes in the draft EIA। अब मैं एप्लीकेंट थी, मेरा प्रोजेक्ट था, मेरे पास आप लोग के व्यूज आए, तो मैं क्या करूंगी? उन व्यूज के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं चेंजेस कर दूंगी। ठीक है, after forming final EIA report including all changes shall be submitted by applicant to the concerned regular authority for appraisal। अब अप्रेजल के लिए चला जाएगा। ठीक है, अप्रेजल आपको पता है सेंट्रल लेवल पे कौन करता है? EAC, और स्टेट लेवल पे कौन करता है? CR। ठीक है, outcome of the public consultation including public hearing proceedings submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance। The appraisal of an applicant we shall be completed by the, ये दोनों कमेटी जो है कंसर्न विद इन द 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द फाइनल EIA रिपोर्ट। मैंने पूरी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो भी मुझे चेंजेस करने थे वो अप्रेजल कमेटी के पास भेज दी है। अब उसको विद इन 60 डेज, जैसे मैंने सबमिट किया उसके विद इन 60 डेज को फाइनल करके भेजना है। ठीक है, अब वहां से क्या होगा? द रेगुलर अथॉरिटी शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द EAC और CR कंसर्न एंड प्रोवाइड देयर डिसीजन वेदर दे ग्रांट और रिजेक्ट द एनवायरमेंट क्लियरेंस। ठीक है, अब 60 डेज तक उनको क्या करना है? वो उसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेना है और उसके बाद विद इन 15 डेज उनको अपना डिसीजन एप्लीकेंट को कन्वे कर देना है। ठीक है, अब देखो वैलिडिटी क्या होती है। जो एनवायरमेंट क्लियरेंस लिया है, मान लो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी एनवायरमेंट क्लियरेंस मेरे को ग्रांट हो गया। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड होता है। मान लो अगर मेरा माइनिंग प्रोजेक्ट है तो उसकी वैलिडिटी होगी 30 ईयर्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो 10 ईयर्स, और अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है तो 5 ईयर्स। लेकिन अभी 5 से वो चेंज होकर 7 हो गया। ठीक है, अमेंडमेंट हुई थी जिसमें वो 7 ईयर्स हो गए। अब आती है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। ऑडिटिंग होती है ना, हर जगह होती है ऑडिटिंग। तो इट इज अ मैनेजमेंट टूल विच सिंप्लीफाई इंस्पेक्ट द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या किस तरीके से मैनेज कर रही है अपनी एक्टिविटीज को इन रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट। ठीक है, it is used to assess the environment performance। It is a systematic, documented, periodic and objective evaluation how well environment organization and management and equipment are performing। यही होता है ना ऑडिटिंग में, सारी चीजें चेक की जाती है। A notification on environment audit was issued by MOEFCC in 1992, which is applied to any person who wants to carry out any activity that require permission under
Section 25 of Water Act and Section 21 of Air Act 1981 और Hazardous Management and Handling Act 1989, उन सभी को एनवायरमेंट ऑडिट करानी पड़ेगी, ठीक है। The notification requires submitting an environment statement for each financial year to SPCB before or on 30th of September. अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्यों करते हैं एनवायरमेंट ऑडिट। एक तो वेरीफाइंग द कंप्लायंस, ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, इट इज एम टू फाइंडिंग आउट द परफॉर्मेंस ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन प्रोसेसिंग, इट डिटेक्ट्स लीकेज, ऑयल स्पिल्स एंड अदर प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहां पे। दूसरा है फॉर्मुलेटिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम, असेसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मेजरिंग परफॉर्मेंस, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट स्ट्रेटेजी, ये सारे काम होते हैं एनवायरमेंटल ऑडिट में। अब देखो तीन स्टेजेस होती है इसके अंदर, क्या, प्री ऑडिट, एक्टिविटी एट साइट एंड पोस्ट ऑडिट। देखो अब यहाँ से ना आपको ये याद रखना है बहुत ध्यान से कि प्री ऑडिट में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। दिस इज द प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग स्कोप ऑफ ऑडिट बाय रिव्यू एंड आइडेंटिफाई मेन एरियाज ऑफ कंसिडरेशन, की कहाँ किस किस चीज का हमें ऑडिट करना है। फिर एक सुटेबल टीम बनाई जाएगी। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस, ऑडिट टीम शुड नो अबाउट द इंडस्ट्री एंड देन दे विल प्लान टू विजिट द साइट। अब ऑन साइट क्या हुआ, अब वो साइट पे चले गए, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, लाइसेंस चेक किया जाएगा, कंसेंट चेक किया जाएगा, ऑथराइजेशन चेक किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा जो भी वहां पे स्टाफ है इंडस्ट्री का, ठीक है। फील्ड इंस्पेक्शन होगा और प्रिपेयरिंग मटेरियल बैलेंस, अ थोरो स्टडी रिक्वायर्ड फॉर द करेक्ट स्टेटस ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और क्या क्या देखें, डिटरमाइनिंग द वेस्ट फ्लो, मीन्स की आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट फ्लो लाइन, ऑब्टेनिंग डिटेल ऑफ प्री एंड फाइनल ट्रीटमेंट, ऑब्टेनिंग डिटेल्स ऑफ स्टडी, मीन्स पूरा उनको ऑन साइड जो भी चीजें वहां पे चल रही है ना, कोई वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड है, डिस्पोजल मेथड है, तो उसका पूरा की किस तरीके से कहाँ से वेस्ट आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या ट्रीट करें, ये सारी चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है। आफ्टर दैट मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, दे विल मॉनिटर एंड एनालाइज ऑल द वेस्ट पॉसिबल ड्यूरिंग द विजिट एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। अब जो भी उन्होंने वहां पे चीज देखी है ना, तो उसको उसकी प्रेजेंटेशन, दे विल प्रेजेंट द फाइंडिंग्स बिफोर द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑन द ऑडिटिंग। तो ये प्रेजेंटेशन वहीं साइट पे हो जाएगी। आज ऑडिट हुआ है तो वहां पे जो भी फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है उसके सामने वो प्रेजेंटेशन दी जाती है, भी तुम्हारी फैक्ट्री में ये चीजें चल रही है, ठीक है। और ये हम अपनी रिपोर्ट में ये चीजें इंक्लूड करेंगे, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। उसके बाद है पोस्ट ऑडिट, they will synthesize the data to evaluate adequacy and performance of waste, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिकमेंडेशन, अब वो रिकमेंडेशन बनाएंगे, ठीक है। फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, कोई एक्शन लेना होगा तो वो बनाएंगे, ठीक है। अब एक होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है ये, इट मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इन अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक एंड डॉक्यूमेंटेड मैनर। इसका पूरा सर्कल होता है, किस किस तरीके से चलता है। देखो, इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, इट एनहांस कंप्लायंस, हेल्प इन पॉल्यूशन प्रिवेंशन। और क्या क्या स्टेप होते हैं इसमें, देखो ये इस तरीके से होता है, 5 स्टेप है इसके अंदर। एनवायरमेंट पॉलिसी है, प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर चेक करेंगे करेक्शन, फिर रिव्यू करेंगे, ठीक है। ये होता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देखो, एनवायरमेंटल रिव्यू, डिफाइनिंग environmental performance policies and objectives, preparation of action plan, reporting। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ISO सीरीज, ठीक है। It provide guidelines or framework for organization that need to systemize and improve their environment management efforts, ठीक है। स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 14000 सीरीज, ये आपको याद करनी है और पूरी ना। देखो 14000 इट इज एप्लीकेबल, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है पहली और दूसरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखो, सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EMS एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर 2 आती हैं। 14000 किसके लिए, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर एन EMS, और 14004 प्रोवाइड गाइडेंस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंट एन EMS। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EMS के लिए 2 है, ठीक है। उसके बाद है कंडक्टिंग एनवायरमेंट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए 10 से लेके 15, 10, 11, 12 एंड 15। 10 में क्या बताया गया, जनरल प्रिंसिपल फॉर एनवायरमेंट ऑडिटिंग। 11 में क्या बताया गया, प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये आपको ना याद करनी है, इसका कोई और तरीका नहीं है, मीन्स इसको छोड़ना नहीं आप लोगों ने, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें।
फिर परफॉर्मेंस के लिए 31 एंड 32। क्या अब ये तो था ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, अब जो प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए अलग से, जैसे 20 जनरल प्रिंसिपल फॉर एनवायरमेंट लेबलिंग एंड डिक्लेरेशन। 21 क्या करता है, टर्मिनोलॉजी, कोई भी सिंबल, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजीज, उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। 25 में क्या होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर थर्ड पार्टी एनवायरमेंटल लेबलिंग। और फिर लाइफ साइकिल असेसमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। क्या होता है लाइफ साइकिल असेसमेंट? मैम किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब उसका पूरे लाइफ के दौरान कितना। मैम उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसका डिस्पोजल तक का जो भी। यस हाँ, क्रेडल टू ग्रेव होता है ना। यस हाँ। मैम। ये पैदा होने से मरने तक पूरा लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो ये 40, 41, 42 एंड 43 ये सारे लाइफ साइकिल असेसमेंट से रिलेटेड है। और इनको यहाँ नहीं पढ़ना, ये भी पढ़ना है कि क्या चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है तुमने EIA में। मैम इसमें जो वो है ना 20, 21, वो उसमें 22, 23, 24 भी पूछा जाता है। किसमें? ये जो इसमें ISO 14, ठीक है, याद कर 020। लेना उन्हें भी, जितने याद कर सको उतने याद कर लेना। मैम ये 20 वाले में कंफ्यूजन होती है इसमें हर बार। 22, 23, 24 भी कल ही मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन तो उधर। कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ उनको भी पढ़ लेना, मिल जाएंगे वो, इंटरनेट पे देख लेना। ठीक है, कंफ्यूजन ही रहती है इनमें। हाँ, इतने सारे याद करने में कंफ्यूजन तो रहती है, यस लेकिन मैम। याद करने पड़ेंगे, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है ना इसका। चलो भाई, ये होगा तुम्हारा EIA। अब कल हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, कर लेना, ज्यादा नहीं है। हाँ, 21, 22, 23 कुछ होगा। 21, 25 अगर पता होगा तो बाकी तो कर ही लोगे खुद ही, इतने ही याद कर लो। बाकी अब 3 ये है, और ऑप्शन तो लग ही जाते हैं फिर, है ना। जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, तो थोड़े से भी याद कर लोगे तो एक आध तो तुक्का भी चल जाता है। यस मीन्स मैम ये हमें पता है तो बाकी तो उससे ही मैच होगा। हाँ हाँ यस मैम। ठीक है, स्मार्ट वर्क किया करो यस मैम। कि किस तरीके से पढ़ना है, सारी चीज भी ना याद करनी पड़े और क्वेश्चन भी सही हो जाए। यस मैम। ठीक है, चल सॉरी, कल हम करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज। हमारा एनर्जी रहता है ना, स्टैट्स रहता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें रहती हैं। या पहले ना मैं वो करा देती हूँ, एनर्जी या सॉलिड वेस्ट, क्योंकि कंटेम्प्रेरी तो फिर भी वही है सारा ना, ज्यादा उसमें कुछ समझाने वाली चीजें है नहीं। बताओ, सॉलिड वेस्ट पढ़ना है कि एनर्जी पढ़ना है? मैम सॉलिड वेस्ट ना इससे रिलेटेड ही है, तो सॉलिड वेस्ट कर लेते हैं, वो आई हाँ, थिंक हो जाएगा। चलो और फिर सॉलिड मैम वेस्ट पढ़ एनर्जी लेंगे। लास्ट में स्टैट। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। राइट मैम, गुड नाइट मैम।